Bismillahirrahmanirrahim. Dear all, Assalamu alaikum. I hope you all will be fine. Class, today our topic is ozonolysis, and ozonolysis is oxidation reaction in which addition of oxygen will take place. But ozonolysis mean ozone. Ozone क्या है? अब हमने इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों कहा है? Because ozone is an allotropic form of oxygen. ओजोन जो है इज हाईली रिएक्टिव एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में रिएक्शन होते हैं हम उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। तो ओजोनोलाइसिस इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इट रिएक्ट्स विगोरसली with alkenes to form unstable molozonite. It rearranges spontaneously to form ozonides. यानी सबसे पहले ओजोन रिएक्ट करेगी और करके मोलोजोनाइड बनाएगी और फिर रीअरेंजमेंट होगी और फिर हमारे पास ओजोनाइड आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास अल्कीन है, अल्कीन का जो मेंबर है वो इथीन है, ओजोन की एडिशन होगी तो यहाँ पर इस तरह से ये इसके साथ आके अटैच होगा, ये इस तरह की एक रिंग बन जाएगी। ये जो ऑक्सीजन एटम है क्योंकि 3 है, ये इसके साथ और ये इस तरह से O3, यानी ये जो इसके इस तरह से ये इसका जो स्ट्रक्चर है ना ओजोन का, तो ये इसके जो दोनों पार्ट हैं वो एक एक कार्बन के साथ दूसरा के साथ, इसको हम कहते हैं मोलोजोनाइट। अब रीअरेंजमेंट होगी, जब रीअरेंजमेंट होगी ये अनस्टेबल है और ये स्टेबल ओजोनाइड में कन्वर्ट होगा। अब ये हमारे पास ये जो इस तरह ये फॉर्मेशन हो जाएगी और यहाँ पर एक ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ अटैच है, इसको हम कहते हैं ओजोनाइड। ठीक है, स्ट्रक्चर को। अब ओजोनाइड्स की फॉर्मेशन के बाद क्या होता है? ओजोनाइड्स आर अनस्टेबल कंपाउंड, ये भी अनस्टेबल होते हैं। मोनोजोनाइड, ओजोनाइड्स ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट स्टेट्स होते हैं, ये रीअरेंजमेंट होती रहती है। अनस्टेबल कंपाउंड एंड आर रिड्यूस्ड डायरेक्टली बाय ट्रीटमेंट विद जिंक एंड वाटर। जब हम इसका वाटर के साथ ट्रीटमेंट करवाते हैं तो ये भी रिड्यूस हो जाते हैं। रिडक्शन प्रोसेस होता है और रिडक्शन प्रोसेस के रिजल्ट में हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स यानी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की फॉर्मेशन हो जाती है। अब जब इसकी फॉर्मेशन होगी कैसे होगा? ये यहाँ से यूं इस तरह से जो है आप कह लें कि इसकी जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है हमारे पास। ठीक है, कैसे होगी यहाँ पर हमारे पास इसकी ब्रेक डाउन? ये यहाँ से यूं करके ब्रेक डाउन कर जाएगा। ठीक है, अब ये एक तरफ जो है हमारे पास ये एल्डिहाइड, ये दूसरे वाला एल्डिहाइड और इस तरह से ये हमारे पास जो है वो वाटर के साथ ये ऑक्सीजन जो है कि मिलती है और मिलकर क्या बनाएगी? इस तरह ये एक इस तरह से एल्डिहाइड, ये इस तरह से एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? फॉर्म एल्डिहाइड, H डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये इसका यानी ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इसका बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह से ये हमारे पास फॉर्म एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे और हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है। यानी ओजोनोलाइसिस रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि एडिशन ऑफ ओजोन टू द अल्कीन और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अगर हमें ये बेटा उनवर्ड चीज़ें जो है ना वो आपने मेमोराइज भी इस तरह से करनी है, आपको ये भी पता हो कि हम जो है वो जब करवा रहे हैं हम रिएक्टेंट कौन सा यूज़ कर रहे थे और उसके रिजल्ट में हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ रही है। आपको ये रिएक्शन इस तरह भी दिया जा सकता है, हाउ यू कैन प्रिपेयर formaldehyde by using alkene as a starting material। यानी आपने अल्कीन आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल है और आपने इससे फॉर्मल्डिहाइड प्रिपेयर करना, तो आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं? डिफरेंट मेथड है, लेकिन इसमें ओजोनोलाइसिस क्योंकि आपके सिलेबस में शामिल है तो आप ओजोनोलाइसिस की हेल्प ले सकते हैं। ओजोनोलाइसिस करवाएंगे, ओजोनोलाइसिस में जब आप ओजोन का मॉलिक्यूल ऐड करवाएंगे तो सबसे पहले मोलोजोनाइड बनेगा, फिर ओजोनाइड बनेगा और ओजोनाइड्स जो है वो वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो इसकी रिडक्शन हो जाती है और रिडक्शन के रिजल्ट में फॉर्मल्डिहाइड हमारे पास आ जाता है। अब क्योंकि हमने जिंक की मौजूदगी में भी करवाया था ना, जिंक एंड वाटर, तो जिंक और ये जो है हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये रिएक्शन करेंगे, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और वाटर हमारे पास दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ओजोनोलाइसिस से जो है हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट क्लास, ओजोनोलाइसिस इज यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन एन अल्कीन। अल्कीन में हम डबल बॉन्ड की पोजीशन को लोकेट करने के लिए भी इसको एज अ टेस्ट यूज कर सकते हैं, एज एनालिटिकल परफॉर्मेंसेस जब हम एनालिटिकल प्रोसेस करेंगे। ठीक है क्लास, नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। ये पॉलीमराइजेशन प्रोसेस क्या होता है? पोली मीन होता है मैनी एंड मर निकला है यूनिट से। पॉलीमराइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें छोटे छोटे यूनिट जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के होते हैं, इनको हम मोनोमर्स कहते हैं, वो आपस में ज्वाइन होते हैं, कंबाइन होते हैं और मिलकर बहुत बड़े स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम पॉलीमर कहते हैं।
तो ये प्रोसेस है। इन दिस प्रोसेस स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हम मोनोमर्स यूनिट्स कहते हैं। मोनो मीन वन, सिंगल, मर्ज मीन यूनिट, यानी सिंगल यूनिट होते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल्स नोन एज पॉलीमर्स। पॉलीमर्स मतलब एक बहुत बड़ा फूड स्ट्रक्चर होता है, जिनके बहुत बड़े स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे कि बेटा आपको डीएनए से वाकिफ हैं, ठीक है, आरएनए से हैं, तो ये इसमें आपने देखा होगा कि जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, छोटे छोटे यूनिट को ज्वाइन करते जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स यूनिट्स और मिलकर क्या बनाते हैं, डीएनए और आरएनए। तो ये इसकी एग्जाम्पल। इसी तरह जो सिंथेटिक पॉलीमर्स है, हम उसको इस तरह से बनाते हैं कि छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स होते हैं हमारे पास, और वो मिलते हैं, कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करके पॉलीमर्स बना देते हैं। तो इथीन भी पॉलीमराइज हो जाती है, तो इसके यूनिट, इथीन के यूनिट कंबाइन करेंगे तो पॉली इथाइलिन बनाएंगे। इथीन एट 400 सेल्सियस एंड 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पॉलीमराइज टू पॉली इथीन या पॉली इथाइलिन इसको कहते हैं। अब देखें, ये हमारे पास एन मी नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी, और ये बहुत ज्यादा तादाद में होती है, इसलिए हम एन लिख देते हैं, ठीक है। ये इथाइलिन है 400 सेल्सियस पर, और जो है हमारे पास प्रेशर होगा 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और अब इसमें ऑक्सीजन और 0.1% जो है वो ट्रेसेस ऑक्सीजन भी होती है। अब ये पॉली इथाइलिन, मतलब ये यूनिट रिपीट होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे इस तरह से। अब ये जो बॉन्ड है असल में ये ब्रेक डाउन हो जाता है, इसके इस तरफ भी और इसके इस तरफ भी ऑनवर्ड ये सिलसिला जारी रहता है जितने होते हैं। तो हम ये पॉलीमर जो भी होता है बेटा, हम उसको इस तरह से जाहिर करते हैं, इसकी ये ब्रैकेट्स लगा के यहाँ पर एन लिख देते हैं। एन से मुराद यहाँ पे है नंबर ऑफ यूनिट्स, रिपीटिंग यूनिट्स। वो बिलफर्स्ट 10,000 है, वो मतलब 20,000 है, 25,000 है, या मिलियन के टाइप से जितने भी होंगे हम उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे। हम इसको डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ यूनिट्स है, तो उसको हम कहते हैं। ये पॉली इथाइलिन, इसको पेट भी कहते हैं, ठीक है, पॉली इथाइलिन। A good quality polyethylene is obtained when ethene is polymerized in the presence of aluminium triethyl and titanium tetrachloride catalyst। ये बेटा हमारे पास कैटलिस्ट कुछ दिए गए हैं। एक्चुअली यहाँ पर जब हम इसको पोलीमराइजेशन करवाते हैं ना, तो ये जो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनती है ना पॉलीमर, इसकी भी डिफरेंट जो है वो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वो डिपेंड करती हैं कि हमने ये जो कंडीशंस दी है ना, ये कंडीशंस क्या है, इनकी कंडीशन पर इनकी करेक्टरिस्टिक डिपेंड कर रही होती है। अगर देखें, अगर हमें जो है वो लीनियर पॉलीमर बनाने हैं ना, जिनकी ब्रांचिंग नहीं है इधर ऊपर और नीचे, ये सीधी चेन बने, तो उसके लिए फिर हम लोग ज़ेगलर नाटा कैटालिस्ट होता है। असल में ये जो ये यहाँ पे आपको बताया गया, ये ज़ेगलर नाटा कैटालिस्ट की फॉर्मेशन होती है। आपके सिर्फ सिंपल बता दिया गया कि एल्यूमिनियम ट्राइथाइल और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड कैटालिस्ट, ये दोनों मिलकर ना ज़ेगलर नाटा कैटालिस्ट बनाते हैं। और फिर उसमें जो है वो पॉलीमर ऐड होता जाता है, हर मॉलिक्यूल ऐड होगा, होता जाएगा, और इस तरह बहुत बड़ी लंबी चेन बन जाएगी, ठीक है। तो उसके एंड पे हम एन लिख देते हैं। तो ये ज़ैगलन कैटालिस्ट। अब ये जो है ना, ये गुड क्वालिटी का बनाता है। ये क्या बनाता है, इसमें ये जो कैटालिस्ट है ना, ज़ैगलन नाटा कैटालिस्ट, ये इसकी ब्रांचिंग नहीं होने देता, ये एक सीधी स्ट्रेट चेन बनाता है। उसकी अब जो सीधी स्ट्रेट चेन बनेगी ना, जिसमें ब्रांचिंग नहीं होगी, इसकी जो रैपिंग है ना, वो ज़्यादा क्लोजली पैक होंगे। जब क्लोजली पैक होंगे तो ये इनकी डेंसिटी हाई होगी, तो ये हाई डेंसिटी होते हैं, तो इसलिए ये जो है गुड क्वालिटी होते हैं। और ऐसे अगर बिल्कुल हम ये कैटलिस्ट यूज़ नहीं करेंगे, इसकी कंडीशन चेंज करेंगे, तो इसकी ब्रांचिंग भी यहाँ पर हो सकती है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू भी ये हो सकते हैं। तो जब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होंगी, इनकी ब्रांचिंग ज़्यादा होगी। जब ब्रांचिंग होगी बेटा, यहाँ पर भी होगी, फिर आगे आगे ऑनवर्ड ब्रांचिंग होती जाएगी, यानी यहाँ पर ये मजीद CH2 यानी यहाँ ऐड हो जाएगा, ठीक है। और फिर आगे ये यूँ CH2 आगे इसी तरह ऑनवर्ड आगे लंबा यूँ चलता जाएगा। तो इस तरह से यानी ये इनकी जो है वो ब्रांचिंग होगी, तो ब्रांचिंग के रिजल्ट में इनकी ना क्लोज पैकिंग नहीं हो पाती। जब क्लोज पैकिंग नहीं हो पाएगी ना बेटा, तो ये जो है ना वो लेस डेंसिटी वाले होंगे, ठीक है। तो उसको जो हम वो है ना लोअर डेंसिटी पॉलीइथाइलिन कहते हैं, और वो फिर जो बनाने के लिए काम आएगी, वो थोड़ी इसकी क्वालिटी लो होगी, ट्रैकिंग ज़्यादा होगी उसमें, तो इसलिए ये इसमें फ़र्क आ जाता है। इसलिए ये जो पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस है वो कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है। तो सिंपली यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हम अल्कीन्स की पॉलीमराइजेशन में भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बल्कि बेटा आपका एक चैप्टर है, इसी में हमारे में चैप्टर नंबर 14 जो है वो सेकेंड ईयर के सिलेबस में शामिल है, उसमें हम इसको बहुत डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आज का हमारा बेटा टॉपिक था, जिसमें हमने ओजोनोलाइसिस और पॉलीमराइजेशन प्रोसेस किया। नेक्स्ट इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट दी यूजेस ऑफ एथेन इंशाल्लाह, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, इसको पढ़ें, इसकी प्रैक्टिस करें। ओजोनोलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।